नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडिंग पर, जहां मैं आपके लिए वेरियस एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं आपके लिए। और आज मैं आरआरबी ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन है उसको किस तरीके से आप समझें, और जो गलती हमने आरआरबी एनटीपीसी में की वो गलती हम ना दोहराएं, उसके लिए मैं सारी मेहनत करके आपके लिए इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन में से वो यहाँ लेके आया हूँ। आपका बस एक काम है, आप वीडियो को पूरी अंत तक देखें, चीज़ें समझें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं विद इन 10 मिनट्स आपका रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले जिन लोगों का जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका रिज़ल्ट उनके मन मुताबिक अभी तक नहीं आया है, तो उनके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा, फिर हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी जोश के शुरुआत के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी डेट नोटिफिकेशन में अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आए थे रेलवेज़ की तरफ से आपको मिली है, उम्मीद है कि एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी वो टोटल वैकेंसी डिफरेंट रेलवेज़ की और आरआरबीज़ की टोटल मिला के जो वैकेंसी थी 1,03,769 वैकेंसी थी, जिसमें कंबाइंड यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, सीसीएए जो अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवेज़ की तरफ से उनकी वैकेंसीज, और पीडब्ल्यूडी और बैक पीडब्ल्यूडी, ये टोटल वैकेंसीज जो इसमें दे रखी हैं, ये आपने ज़रूर से फॉर्म फिलअप करते वक्त एक बार अच्छे तरीके से देखी होंगी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉर्म फिलअप भी ऐसी जगह से किया होगा जहाँ से आपको नौकरी मिल सके। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है, वो है स्टेज ऑफ एग्ज़ाम। द एग्ज़ाम शॉल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. Railway administration reserves the right to conduct the CBT in either single or multi-stage mode. Candidates qualify in the CBT shall have to undergo physical efficiency test. It will be followed by document verification and medical examination. तो दोस्तों, यहाँ जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट CBT, और ये CBT आपका मल्टीपल स्टेज में रेलवे करवाने का राइट रखती है, लेकिन रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए सिर्फ सिंगल फेज़ एग्ज़ाम होगा। जहाँ तक कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, सिंगल फेज़ का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों आपके साथ साथ होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि दोस्तों, ये मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसा नॉर्मलाइजेशन एनटीपीसी में हुआ, सेम वही फार्मूला इसमें भी यूज़ होगा। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी, रेलवे आरआरसी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीईटी शॉल बी डन एट द रेट ऑफ 3 times ऑफ द वैकेंसीज, may increase or decrease as per the requirement of the railway administration. The shortlisting for PET will be based on the merit of candidates in the CBT. ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और वो भी आरआरबी आरआरसीज में जो वैकेंसी लिस्टेड हैं उस हिसाब से। जैसे कि आप समझें इस बात को, मान लीजिए आपने किसी भी एक आरआरबी अजमेर, अहमदाबाद या इलाहाबाद, जहाँ से भी आपने भरा है, उस आरआरबी में 10,000 वैकेंसी है। ठीक है, अब 10,000 वैकेंसी में टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हुए हैं 1 लाख, और 1 ही लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, ऐसा हम मान लेते हैं एक बार के लिए। तो वैकेंसी का 3 गुना, यानी 30,000, 30,000 बच्चों को मेरिट के बेस पे बुलाया जाएगा। और ये लेवल 1 की जॉब है, अलग अलग लेवल नहीं है एनटीपीसी की तरह, तो कोई परेशानी नहीं आने वाली।
30,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, रोल नंबर नहीं, कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, पर वो मेरिट के हिसाब से होंगे। यानी जो टॉप 1 से लेकर 30,000 तक जो बच्चे होंगे उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। और पीईटी में 2 गुना, 10,000 का 2 गुना, यानी कि 20,000 बच्चों का पीईटी लिया जाएगा, मतलब पीईटी में सेलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों। और नेगेटिव मार्किंग होगी, जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी 0.33 नंबर कटेगा एक गलत क्वेश्चन करने पे। सही क्वेश्चन करने पे 1 नंबर मिलेगा आपको। कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट्स मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर पोस्ट सीबीटी स्टेजेस, यानी कि दोस्तों जितनी वैकेंसीज हैं उससे 3 गुना या 2 गुना बच्चों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि आगे चल के जैसे कोई बच्चे वहाँ फर्दर स्टेज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी वजह से, तो जो पीछे हैं मेरिट में बच्चे, उनको उनकी जगह बुलाया जाएगा। यानी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जो फर्दर फाइनल स्टेजेस होंगी उनमें आपका वेटिंग का सिस्टम भी होगा, यानी वेटिंग में बच्चों को भी रखा जाएगा जिससे उन्हें बाद में ज्वाइनिंग दी जा सके। अगर बच्चे जितने अपॉइंट होते हैं वो नहीं पहुंचते हैं तो नीचे वालों को भी बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। ये ऊपर ये इस पॉइंट में यही बात कही गई कि आरआरबी आरआरसीज रिजर्व द राइट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल सीबीटीज एंड पीईटी, एडिशनल डीवी ईटीसी विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, यानी कि रेलवे अपना इस राइट को रिजर्व रखता है कि वो मल्टीपल लेवल में भी ले सकता है एग्ज़ाम, मल्टी शिफ्ट में भी ले सकता है, मल्टी स्टेजेस में भी ले सकता है। रेलवे रिक्रूटिंग एजेंसी है जो अपने हिसाब से कैसे भी मॉडिफाई कर सकती है जिससे आप आगे चल के कोई केस ना कर सके। तो दोस्तों आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, आप जाके सीधा जो भी एक बेसिक जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है उसको दिमाग में रखते हुए तैयारी करें और अपना 100% देने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। Preference for post and or railways units the option from the candidates for various posts for which they are eligible in the opted railway shall be taken during submission of online applications। दोस्तों जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा वहाँ पे आपने जो नंबरिंग दी होगी 1 2 ऐसे करके दोस्तों आपने नंबर दिए होंगे वहाँ पे, जो आपकी पोस्ट प्रायोरिटी वरीयता क्रम में दिए होंगे आपने कि फर्स्ट आपने इस पोस्ट के लिए भरा है, सेकंड आपने इसलिए, थर्ड इसके लिए। तो आपको जब फाइनल सिलेक्शन मिलेगा तो आपको इसी तौर पे कंसिडर किया जाएगा कि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पोस्ट प्रायोरिटी में जो फर्स्ट नंबर पे है वो पोस्ट आपको मिलेगी। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं और मेरिट में सेकंड वाले के लिए क्वालिफाई करते हैं, सेकंड मिलेगी, थर्ड मिलेगी। अगर आप उस पोस्ट की सारी क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अच्छी तरीके से पूरा कर पाते हैं तो आपको उसी क्रम में जॉब मिलेंगी, लेकिन सिर्फ आप उस एक वैकेंसी के लिए ही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स विद पार्शियल ऑप्शन विल बी कंसिडर ओनली फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑप्टेड बाय देम। In case no option is given for certain post, it would be considered as their unwillingness for the same। दोस्तों जो जो आपने प्रायोरिटी में पोस्ट भरी है उसके लिए आप कंसिडर किए जाएंगे, जिसके लिए आपने नहीं भरी है उसके लिए आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ऑल दो रेलवे को ये राइट रिजर्व है कि आपको उनके लिए भी कंसिडर कर ले, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। यही लाइन आगे वाले पॉइंट में लिखी गई है। फिर उसके आगे देखते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना है और इसी को कंसिडर करके आगे आपको तैयारी करनी है और पूरे दिल लगा के तैयारी करनी है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड तो दोस्तों आपने शायद जिस टाइम फॉर्म फिलअप किया होगा उस टाइम देखे ही होंगे। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। A2 A3 B1 और B2 C1 C2 ये सब आपके मेडिकल स्टैंडर्ड हैं जो आपने पोस्ट के जब भरी होंगी तब उनको आपने देखा होगा वहाँ पे कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। और एक बात को दोस्तों ख़ास तौर पे आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे पीईटी के बाद मेडिकल के लिए, तो दोस्तों आप उसी पोस्ट के लिए मेडिकल दें अपना जिसके लिए आप क्वालिफाई मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से।
क्योंकि एक बार मान लीजिए आप अगर A2 कैटेगरी के लिए क्वालिफाई किए हैं और आप उसमें डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से B2, B3 इनके लिए कंसिडर किया जाए। अगर आप मेडिकल में पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो A2 की पोस्ट के लिए और A2 के मेडिकल के लिए ही आप गए हैं, तो आपको आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब आगे चलते हैं। या दोस्तों आप देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम। Candidates found medically unsuitable for the applied post shall not be given any alternative appointment. Those who are opting for A2 medical standard post may note that these posts have stringent medical standards and hence they are specifically advised to ensure that their fitness both in term of vision as well as physical standard is per the prescribed requirement in the medical manual indicated above। तो दोस्तों आपको मैंने ये चीज़ ऊपर बता दिया आपको किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा। बस इस चीज़ का आप खास तौर पर ध्यान रखें कि आप हर मेडिकल को आप जो भी उसमें स्टैंडर्ड दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से फुलफ़िल कर रहे हो। फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3 फेजेज़ में होगा। मेन CBT फर्स्ट होगा आपका, उसमें आपको मेरिट के बेस पे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरिट के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके लिए आपको फिर आगे शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको PET के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 3 गुना बच्चे PET देंगे, उसमें से फिर 2 गुना बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ऊपर नीचे कैसे भी ये कर सकती है रेलवेज़। पहले शायद मेडिकल ले ले या DV करवा दे या फिर DV कर ले फिर मेडिकल करवा दे, ये रेलवे के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, इस चीज़ को आप खास तौर पे देखिए। जो CBT 1 होगा आपका, वो 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। PWD के लिए 120 मिनट्स का होगा। उसमें आपके 4 सेक्शन आएंगे, 25, 25, 30 और 20 ऐसे करके आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर अवार्ड होगा आपको और 0.33 अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है तो नेगेटिव मार्क्स होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये जो भी यहाँ पर आपको ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है, ये परसेंटेज जो आपको मार्क्स आने हैं, ये सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया वहाँ डिसाइड किया गया कि इससे नीचे तो नहीं होने चाहिए। बाकी जो बनेगा आपके CBT आप 1 जो क्वालिफाई करेंगे वो मेरिट के हिसाब से होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखें आप। क्वेश्चन टाइप और सिलेबस तो दोस्तों आपने ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने इस तैयारी को जारी रखा होगा रेलवे ग्रुप डी की NTPC के बाद रिजल्ट आने के बाद। तो आपने ये सब तो अच्छी तरीके से देखा होगा। खास तौर पे ध्यान रखिएगा आप साइंस का, क्योंकि साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो PET होगा दोस्तों, PET अब आप देख लीजिए 3 टाइम्स वैकेंसी के बच्चों को बुलाया जाएगा community wise। Total vacancy of the post notified against RRB RRCs, however railway reserve the right to increase decrease this ratio as required to ensure availability of adequate reasonable number of candidates for all the notified posts। Passing physical efficiency test is mandatory and the same will be qualifying in nature। The criteria for PETs as under। दोस्तों ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगा। तो PET में आपका क्या होगा, मेल कैंडिडेट के लिए शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। 35 kg बाहर लेके आपको 100 मीटर की रेस करनी होगी जो 2 मिनट में आपको करनी है और एक बार भी उसको गिराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड चीज शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड्स इन वन चांस। सेकेंड चीज़ आपको 1000 मीटर करना है 4 मिनट 15 सेकेंड में और ये भी एक चांस में। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है।
फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि आपको 20 केजी बार 100 मीटर डिस्टेंस दौड़ना है 2 मिनट के अंदर। और सेम वो भी आपको एक चांस के अंदर ही उसको बाहर को नीचे नहीं गिराना ना रखना है। और दूसरा, शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 5 मिनट एंड 40 सेकेंड्स इन वन चांस। 1000 मीटर आपको 5 मिनट और 40 सेकेंड में पूरा करना है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो इस चीज़ का ज़रूर सा आप ध्यान रखें। Document verification and paneling of candidates based on the performance of candidate in CBT subject to their qualifying in PET candidates, twice the number of vacancy will be called for document verification as per the merit and option। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि 2 गुना कैंडिडेट पीईटी के बाद बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब 2 गुना में से लास्ट में आपके 1 गुना बच्चे बचेंगे जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ करवाएंगे। ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो सकता है, क्या मेडिकल टेस्ट। तो आप ये बाकी रेलवेज ऐसा हो सकता है कि दोस्तों एक आपके वेटिंग लिस्ट जारी करेगी जिसके अंदर बच्चे अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं वैकेंसी के हिसाब से, तो और बच्चों को जो नीचे थे मेरिट में उनको बुला लेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मेरिट के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें और अच्छा पेपर दें और तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, मार्क्स आपके नॉर्मलाइज होंगे जैसे आप एनटीपीसी के अंदर हुए थे, ये मैंने बताया आपको ऊपर। फार्मूला ये है नॉर्मलाइजेशन का, आप देख सकते हैं सेम फार्मूला है जो एनटीपीसी में था। तो दोस्तों यही एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप आगे कंफ्यूज ना हो पाएँ एनटीपीसी में। जैसा आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से ना पढ़ पाने की वजह से बहुत कन्फ्यूजन में रहे और बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ। तो दोस्तों आप इस नुकसान को वापस ना झेलें, इसलिए मैंने सारी मेहनत करी है। आपका काम है वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना। 20 लाइक्स का हम एम रखते हैं इस वीडियो के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि जो भी दोस्त ये देख रहे हैं वो 20 लाइक ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे आप इन्फॉर्मेशन जो भी होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा डिफरेंट स्टेजेस पे। और अगर किसी दोस्त को ईएसआईसी के बारे में सब कुछ जानना है तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्त।